20, 21 व 22 पर सदन में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर चर्चा हो रही है। हर सरकार यह चाहती है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि देश के लिए हम लोग एक श्रेष्ठ नागरिक तैयार कर सकें, परंतु इस हेतु तीव्र इच्छा शक्ति, शैक्षिक वातावरण, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, टीम का विश्वास व आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने का मानस आवश्यक है। हालांकि हमारे मंत्री जी अच्छे आदमी हैं, विद्वान हैं, मैं भी यह एक शिक्षक के नाते विषय रख रहा हूं ताकि इसे हम लोग शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सकें। अपन ये नहीं कहें आपने यह किया हम ये कर रहे हैं, उसको 4.5 साल हो गए, अब तो हम ये करें कि इसमें सुधार हम कैसे ला सकते हैं, उस पर यदि चर्चा को सही रूप में लेंगे तो मुझे लगता है कि उसको सदन का लाभ होगा। हमने ये प्रयत्न किया था कि उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान देश में 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया था, और आपने भी अपने घोषणा पत्र में पेज क्रमांक 10 के क्रमांक 17 के बिंदु संख्या 1 में उल्लेख किया कि प्रदेश के 100% बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। क्या हुआ, आइए जरा हम लोग जानें। शिक्षा विभाग के हर माह जिलों की शैक्षिक रैंकिंग होती है। यह रैंकिंग नामांकन, इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित विद्यार्थियों की संख्या, औसत उपस्थिति, लाइब्रेरी से पुस्तकों का वितरण, नामांकन बढ़ोतरी, जन आधार प्रमाणीकरण, ज्ञान संबल पोर्टल पर प्राप्त राशि आदि प्रावधान के आधार पर दी जाती है। मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में प्रदेश के इस जिला रैंकिंग के लिए जो स्कोर 150 है, इसका 1/3 भी अंक जिले हासिल नहीं कर सके। केवल जनवरी में 50 अंक से ज़्यादा इसको प्राप्त करने वाले 4 जिले हैं, अर्थात बाकी 29 जिले इससे भी पीछे हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि भगवान ही इसका मालिक है। प्रदेश में शिक्षा को गर्त में जाती हुई स्थिति दर्शाती है। यह हो भी क्यों नहीं, क्या शिक्षा में न आपके निरीक्षण की व्यवस्था है, न पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, और न ही शिक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक से लेकर प्रिंसिपल शिक्षक तक 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। तो कैसे होगा, जब निदेशक का पद खाली होगा तो निरीक्षण नहीं होगा, पर्यवेक्षण नहीं होगा, और शिक्षण भी अध्यापक नहीं होंगे तो कैसे होगा। इस प्रकार की स्थिति आज शिक्षा की बड़ी कमी को दर्शाती है। 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं इसी माह से प्रारंभ हो रही है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। आप बताइए कि इस शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवस केवल 131 हुए हैं, जबकि नियमानुसार 180 होने चाहिए। तो बताइए पढ़ाई कैसे होगी। हमने अच्छा प्रयोग किया, सैटरडे नो बैग डे होगा। आपने क्या, प्रतियोगी परीक्षाएं कई हो रही हैं, स्कूल उसके कारण से भी उसमें लिए जाते हैं, लेकिन वर्किंग डेज तो पूरे होंगे तभी तो पाठ्यक्रम पूरा होगा। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड की परीक्षाओं के बाद तुरंत ही अन्य परीक्षाएं भी होंगी, और यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो बच्चे का शिक्षण अधूरा रहेगा। वह बोर्ड की परीक्षा देकर के हो सकता है पास हो जाए, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वह बहुत डाउन होगी। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस विषय को भी गंभीरता से लेकर के कैसे हम बच्चों को 180 दिन हम पढ़ा सकें। माननीय सभापति महोदय, हमने अंग्रेजी माध्यम की खूब वाहवाही की, और कब तक हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम में बदलते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले, जबकि महात्मा गांधी का अंग्रेजी के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तो स्वभाषा के समर्थक रहे। हम इसमें केवल वाहवाही लूट करके आखिर हम बच्चों को पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। न वो घर के हैं न घाट के रह रहे हैं। बिना योजना के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की केवल रेवड़ियां हम बांट रहे हैं। उसका परिणाम ढाक के 3 पात ही हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे भी आप जरूर चिंता करें। और शायद मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं होगी कि हम कितनी घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें से कितने खुले। वर्ष 2020, 2021 और 22-23 के घोषणा अनुसार
प्रदेश में 3,400 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, लेकिन अभी तक शुरू हुए केवल 1625। और अभी हाल ही के इस बजट में आपने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई कि ग्रामीण और शहरों में 1,000 हम स्कूल और खोल रहे हैं अंग्रेजी के। मैं अंग्रेजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ रहे हिंदी माध्यम के बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था, होमवर्क करते, उसकी सारी व्यवस्था करते, कुछ अंग्रेजी के अध्यापक भी ढूंढते, ताकि उन बच्चों को अध कचरा तो नहीं रहना पड़ता। इन स्कूलों में आज 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों के पद रिक्त पड़े, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। आपने संविधान में भर्ती का राग तो आलापा, लेकिन मात्र 16,900 रुपए प्रति माह पर कौन आएगा? किस स्तर का शिक्षक मिलेगा? अध्यापकों के अभाव में बच्चों के जीवन के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। ये केवल अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण, तो हम ताली बजा देंगे, डेस्क बजा देंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा? न बच्चा अंग्रेजी समझ पाएगा, न पढ़ाने वाला होगा, और तो अंग्रेजी का नहीं होगा तो केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ करके आए हूं, फील्ड में जाकर के पूरी तरह फेल होगा। इसलिए मुझे महात्मा गांधी अंग्रेजी महाविद्यालयों पे वाहवाही मत लूटो। जितनी चद्दर है उतना पांव बिछाओ, जितने स्कूलों की आपकी व्यवस्था हो सकती है उतने स्कूल खोलो। और कई बार अभी तो आपने हद कर दी कि 20 सत्र के अंदर 436 स्कूलों को आपने अंग्रेजी माध्यम कर दिया, तो न बच्चे हिंदी के रहे न बच्चे अंग्रेजी के रहे। खोलना है, इन दिनों प्रारंभ में घोषणा करो, वहाँ पे हिंदी माध्यम की व्यवस्था करो, अंग्रेजी अध्यापकों की व्यवस्था करो। 16,900 पे तो थर्ड ग्रेड टीचर की भी तनख्वाह नहीं होती। 16,900 पे कौन अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक आपको मिलेगा? इसलिए केवल अंग्रेजी माध्यम हम भी बड़े खुश हो रहे हैं। अरे खुश होने के बाद न उसे अंग्रेजी आएगी, न उसे हिंदी आएगी, न कहीं नौकरी मिलेगी। इस प्रकार का एक दृश्य आज जो खड़ा हो रहा है, ये केवल सस्ती लोकप्रियता के आधार पर ये अभिभावक और विद्यार्थी आपको कभी माफ नहीं करेगा। जितनी व्यवस्था कर सकते हो उतनों की घोषणा करो, उतनों का व्यवस्थित चलाओ, तो शायद शिक्षा का साथ न्याय होगा। माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल योजना आपने बड़े डंका बजाया, न तो विद्या मिली और न ही संबल मिला। यानी आखिर क्या रहा? आपने घोषणा की कि हम विद्या संबल योजना में अध्यापक नियुक्त करेंगे, यह शुरू से ही विवादों में रही। कारण आपने बिना होमवर्क के शुरू किया, स्कूल में पद खाली बताए गए, लोग बेरोजगार पहुंचे, वहां से तो वेतन उठ रहा था, फिर आपको और कई कारण आए, आपने उसको स्थगित कर दिया। इसलिए शिक्षकों की कमी से आज आए दिन तालेबंदी हो रही है, जिसके कारण से आज शैक्षिक व्यवस्था खतरे में हो गई है। हमने एक स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था, जो मैंने पिछली बार एक प्रश्न भी लगाया था। स्टाफिंग पैटर्न में व्यवस्था थी कि जहां बच्चे के बराबर स्कूल के पोस्टें होंगी, पद होंगी, लेकिन वर्तमान में इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ी रही हैं। जहां बच्चे कम अध्यापक ज्यादा, जहां बच्चे ज्यादा वहां अध्यापक कम। यानी यह जो अगेंस्ट द पोस्ट लगाने का, केवल हम जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के अपने यशमैन को खुश रखने के लिए, तू ले जा ट्रांसफर, तू तेरा वहां चाहिए भेजा, लेकिन शैक्षिक व्यवस्था का क्या होगा? माननीय मंत्री महोदय, आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जरा इसकी व्यवस्था करो। आपने 17,100 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं आज, उसमें से 12,000 स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याता के पद तक स्वीकृत नहीं है। कौन पढ़ाएगा? उसकी क्या व्यवस्था होगी? इसकी कोई चिंता नहीं, खोले जाओ। आपने कहा हमने बहुत ज्यादा खोले, आपने निश्चित रूप से 3,800 क्रमोन्नत किए, तो 7,000 क्रमोन्नत तो भाई हमने भी किए थे, लेकिन व्यवस्था के साथ किए, एक स्टाफिंग पैटर्न किया, हर जगह हर विषय का अध्यापक मिलेगा, उसकी व्यवस्था की, जिसके कारण से हुआ। फिर माननीय सभापति महोदय, एक बात आपका उल्लेख और करना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने अपने कार्यकाल में 22,000 स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया था। मैं उस उधर से बोल रहा था, यहाँ से इनके पिछले तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो आजकल प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, पहले उस समय सचेतक थे, उन्होंने बड़े जोर जोर से हल्ला मचाया, हम आएंगे, 22,000 स्कूल खोल देंगे, बड़ी घोषणा की। कितने खोले? आपने पिछले बजट में बताया था हमने 1250 स्कूल खोले, बाकी का क्या हुआ? 21,000 का, 20,500 का। इसका मतलब हम सही थे। और आज उस मर्ज के स्कूलों की भी, आज भी आपकी स्थिति भी यही है कि आपने उसमें से आज भी 580 स्कूलों की स्थिति यह है कि जहां संख्या 25 से कम है। 151 स्कूल तो ऐसे हैं जहां 0 नामांकन है, लेकिन अध्यापक लगे हुए। अरे आपको स्थिति वही, इसलिए सही बात को विपक्ष भी करे,
कोई भी सरकार करे उसको स्वीकार करते हुए उसकी वाहवाह करनी चाहिए, उसके अनुसार अपने को भी आगे कदम से कदम मिलाना चाहिए। आपने ठीक, आज कह रहा हूँ, मर्ज स्कूल हमने बड़ी सोच करके किया था ताकि हर स्कूल में अध्यापक मिले, जहाँ विद्यार्थी नहीं अध्यापक देने का क्या तुक है। लेकिन इस प्रकार का केवल कंपटीशन खुश रखने के लिए जाओ स्कूल खोले जाओ। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसको राजनीति से अलग हट करके हम शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ठीक करें, उसमें जरूर माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है केवल आलोचना नहीं, 22,000 20,000 बंद कर दिए, हम नारेबाजी पब्लिक में अखबार में छप सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो न्याय नहीं होगा। फिर एक बात पे और आप वाहवाही लूट रहे हो, हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अरे भाई कौन सा दूध पिला रहे हो? हमने तो बच्चों को 6 दिन दूध पिला रहे थे, आपने 4 वर्ष तक बच्चों के मुंह से दूध भी छीन रखा था। इसलिए आपको बच्चों और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने ये 4 वर्ष तक आपको दूध नहीं दे पाए। फिर आपके पास जब सुध आई, चुनाव नजदीक आने लगे तो पहले सप्ताह में 2 दिन और अब चुनाव नजदीक के देखते हुए 6 दिन, वह भी डिब्बे का दूध। उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी पता नहीं। हम ताज़ा दूध बच्चों को पिलाते थे जिससे बच्चे खुश होते थे, लेकिन आपको पता नहीं क्या जच्चे 4 वर्ष तक दूध नहीं पिलाएंगे। अरे बच्चों ने क्या कसूर किया? कसूर योजना हमारी थी, आपकी थी, लेकिन उसको राज्य ऊपर उठ के बच्चे तो हमारे हैं, आपके और हमारे हैं, वो ना कांग्रेस से होता है ना बीजेपी का होता है, बच्चे सबके होते हैं। उसको जरूर पिलाने का आप दूध की जो व्यवस्था की आपने ठीक की, और आपने स्कूल ठीक चले उसके लिए आवश्यक है कि स्कूलों को हमने कंपोजिट स्कूल ग्रांट शुरू की थी और उससे बिजली का बिल, चौक, डस्टर, सफाई आदि के लिए, लेकिन उसमें था 1 से 30 नामांकन होगा तो 10,000 रुपये, 31 से 100 होगा तो 25,000 रुपये, 101 से 250 नामांकन होगा तो 50,000 रुपये, 251,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,000 से ज़्यादा हम 1 लाख रुपये। लेकिन कब देंगे? आपने तो सत्र के प्रारंभ में देते तो उन बेचारों को डस्ट और चौक कुछ तो मिलता, आपने सत्र के अंत में जाकर के आप देना शुरू किया है। इसलिए पूरी शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो रही है, ये मैं आपके ध्यान में लाता हूँ। फिर माननीय सभापति महोदय, हमारे 14 से लेकर 18 तक लगातार नामांकन बढ़ रहा था, लेकिन आज 6,11,000 नामांकन इस वर्ष कम हुआ है। ये न कम क्यों हुआ? स्कूल तो आप खोलते गए, क्या के लिए नामांकन कम हुआ? इसका मतलब शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अभाव। केवल स्कूल खुले ज्यादा तो फिर नामांकन तो बढ़ना चाहिए, फिर नामांकन कम क्यों हुआ? इस पे जरा चर्चा करेंगे और आप तो व्यवस्था ठीक होगी। आपने फ्री ड्रेस का खूब डंका पीटा, उस 60% तो भारत सरकार का है, और उसमें भी आपने क्या किया, 40% तो दिया, लेकिन ड्रेस के जो सिलवाने के लिए आपने 200 रुपये तय किए। 200 में से कौन सी ड्रेस खुद यानी सिलती है? कोई माई का लाल एक तो बता दे कि 200 रुपये में ड्रेस नहीं सिलती, आखिर गरीब अभिभावक अपने जेब में से दे, उसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उसके साथ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हमने शुरू किए थे, उनके 40,000 बच्चों को ये ड्रेस नहीं दे रहे, उनका क्या कसूर? आप स्कूलों को दे रहे तो वो भी तो विवेकानंद मॉडल स्कूल के आपके बच्चे हैं, उनको भी वह ड्रेस मिले, इसकी व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी तैयार है, वह प्रोसेस में ले जा रहा हूं। पूरा वर्ष बीत गया, कहाँ है वह ट्रांसफर पॉलिसी? हम तो ढूंढते ढूंढते अगरबत्ती जला के थक गए। अरे जरा वो ट्रांसफर पॉलिसी तो बताओ और लागू करो। लेकिन केवल वाहवाही लूटने के लिए कहते जाओ, प्रेस में स्टेटमेंट देते जाओ और सदन में गुमराह करते रहो। फिर आपने एक बात और कही, 3rd ग्रेड लोगों के ट्रांसफर। आपने कहा था ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी तो हम करेंगे ना, ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी, बेचारे आपने प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए, 1st ग्रेड के कर दिए, 2nd ग्रेड के कर दिए, लेकिन 3rd ग्रेड टीचर का आखिर क्या कसूर है? आपने आवेदन भी मांगे, 85,000 आवेदन भी मिले, लेकिन बेचारे ठगे से रह गए और आज भी वे परेशान हैं कि हमारे ट्रांसफर का। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बच्चों से 5 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। शिक्षक दिवस पर झंडियों के नाम पर बच्चों से 5-5 रुपए स्कूलों में वसूले गए, कोई 100 रुपए शिक्षकों से लिए गए, 50 रुपए अन्य कर्मचारियों से लिए गए। इस तरह 5 करोड़ का क्या भाई, ये कौन सा नियम है? कौन से आधार पे आपने ये लोगों से पैसे लिए? कुछ नहीं, कोई उत्तर नहीं। और एक बात, बच्चों को संस्कार मिले, कि आप और हम सब चाहते हैं। मैं आप दावे के साथ कहता हूं, विदेशों के अंदर स्कूलों के, हिंदी स्कूलों में रामायण पढ़ाई जाती है, गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ तो केवल राजनीति के भेंट चढ़ के हमने योगाभ्यास तक बंद कर दिया। आज योगाभ्यास के लिए हम आज प्रार्थना के बाद योगाभ्यास शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि बीजेपी ने या पिछली सरकार ने शुरू किया इसलिए बंद। मैं आपसे आगे बात कर रहा हूँ, इस पे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इस पे आप जरूर आएँ।
मैं आज कह सकता हूं, यदि हम आएंगे तो ये पढ़ाई महाभारत और गीता और इसके रामायण की हम स्कूलों में शुरू करेंगे। आप भले करो चाहे मत करो, योगाभ्यास भी शुरू करेंगे, इस प्रकार से लोगों को संस्कारित करेंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था की। आरटी ने आपने अच्छा किया, इस बार बढ़ाया। आरटी में कब होने चाहिए एडमिशन? आपने सत्र के अंत में जाकर के अब लॉटरी शुरू की है। अरे ये होनी चाहिए आपकी जून में, मई में या अप्रैल में या आप जुलाई में, लेकिन आपने अब शुरू किए जाके अब सत्र के अंत में ये आरटी वाले बच्चे भटक रहे हैं। आखिर कहाँ जाएं, कैसे हों, इसके भी ज़रा आप ध्यान करें, आपके ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। फिर आपने क्रमोन्नत धड़ाधड़ करते जाओ। क्रमोन्नत करना ही चाहिए, क्योंकि हर साल स्कूलों की मांग आती है, बच्चे भी बढ़ते हैं, क्रमोन्नत होनी चाहिए। लेकिन केवल सुर्खियाँ बटोरना उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए नव क्रमोन्नत विद्यालय में लेक्चरर के पद भी तो सृजित करो। आज नव सृजित, आप 3800 क्रमोन्नत की आप कह रहे हैं, हम मान लिया, लेकिन उसके पद सृजित नहीं है। उनमें बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इसका तो माननीय मंत्री जी, आप शिक्षक भी रहे, आप विद्वान भी हैं, जरा इसकी भी आप थोड़ी सी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और फिर आज तो कई शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय हैं और इससे वो शिक्षा को भी बेच रहे हैं, पेपर भी बेच रहे हैं। रीट का सामने आपके आया, अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को आज तक उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। कारण तार ऊपर से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं इस पर विस्तार से नहीं जाता, क्योंकि ये विषय वो सदन में कई बार आ चुका। इसलिए खास तो ये करो कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, यह कोई पता नहीं। केवल कोई अपराधी आया, उसको पकड़ लिया और अपने सुर्खियों में आ गए, लेकिन पेपर लीक किसने किया, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस पे जब तक नहीं जाओगे तब तक इसका सच सामने नहीं आएगा। और आप तो सच्चे सच को लाने वाले व्यक्ति हो, मैं आपकी इसलिए इज्जत भी करता हूँ। उस सच को तो लाओ माननीय मंत्री महोदय। ये सच के बिना केवल लीपापोती से कुछ नहीं होगा। उसमें कोई भी मंत्री आता हो, कोई भी एमएलए आता हो, किसी पार्टी का आता हो, पकड़ो उसको, जरा सजा दिलवाओ, तो मानेंगे कि आप एक विद्वान और सच्चे व्यक्ति हैं और शिक्षा का हित चाहते हैं। इसलिए आज कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। कहाँ है कोचिंग इंस्टीट्यूट के? क्या कोई नियम नहीं है? अखबार में आता है कि उसके लिए कोई नियमावली बन रही है, लेकिन पता नहीं तब तक तो आपकी सरकारी चली जाएगी जब तक नियमावली बनेगी। 4-5 महीने का मेहमान है, उसे कोई नियमावली बनेगी, क्रियान्वित होंगी, इसकी कोई संभावना नहीं। आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के तार इस पेपर लीक के साथ भी जुड़े हुए हैं, इनके बड़े बड़े लोगों के साथ, परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लोग, वहाँ पे कई बार बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आत्महत्या भी कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड किया। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए आज ये राज्य शिक्षा में बहुत श्रेष्ठ रहा है वर्षों से, लेकिन आज ये बीमारू राज्य की ओर जा रहा है। पहले हम कहते थे कि शायद बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश कई बातें चलती थीं, लेकिन पूरी शैक्षणिक व्यवस्था आज पंगु हो गई है। शिक्षा की दुर्गति हो रही है। भविष्य की चलिए चिंता का विषय है। मिड डे मील के लिए आपका ध्यान अगर 6-6 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है, कैसे व्यवस्था होगी, इसकी चिंता करें। फिर लेक्चरर की 20-21 से के बाद डीपीसी नहीं हुई। अरे बाकी पदों को भी नियमित नहीं किया, इसलिए नियमित डीपीसी कराओ ताकि लोगों को मिले। और एक बात और करूंगा कि प्रबोधकों के साथ क्यों धोखा कर रहे हो भाई? हमने प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाने की सारा किया था, आपने भी उसके अनुरूप एक आदेश निकाला, वह एक आदेश वापस आपने निरस्त भी कर दिया। उनको सेकंड ग्रेड के इक्विवेलेंट होंगे। बाकी आपके तनख्वाह वरिष्ठ प्रबोधक वो तो 9, 18, 27 में उनको वैसे ही मिलेगी। उनको भी इस लेवल 2 उसके कहीं हेडमास्टर बनाने की जो उसे प्रावधान है, उसको भी आप क्रियान्वित करेंगे तो इन 22,000, 21,000 जो भी प्रबोधक हैं उनके साथ भी न्याय होगा। फिर मैं लास्ट में स्कूल शिक्षा पे केवल एक विषय को रखूंगा, नई एजुकेशन पॉलिसी। आप उसमें नए भारत के निर्माण के लिए लागू हुई। वो पॉलिसी ने बीजेपी ने, आपके पास राजीव जी ने भी नई पॉलिसी बनाई थी, सबने उसका अनुसरण किया। आज मोदी जी ने भी नई पॉलिसी बनाई है, उसके अनुरूप कदम तो उठाएं। उसमें स्पष्ट है इस नए भारत के निर्माण में आप LKG, हायर KG अर्थात आंगनवाड़ी को शिक्षा के साथ जोड़ना, उस और कोई कदम नहीं उठे। हमने 18,000 को उस परिसर में तो ले आए, 64,000 आंगनवाड़ी हैं, उसको जरा शिक्षा के साथ जोड़ो। 5+3+3+4 का जो फार्मूला है उसको आगे लाओ, व्यावसायिक शिक्षा शुरू करो, मातृभाषा में शिक्षा शुरू करो। ये सारी बातें होंगी तब जाकर के नई एजुकेशन पॉलिसी का सही ढंग से विचार होगा। अब माननीय सभापति महोदय, मैं जरा उच्च शिक्षा का जिक्र करूं, क्योंकि मांग क्रमांक 22 उसके साथ जुड़ी हुई है। स्कूल शिक्षा से भी दुर्दशा, उच्च शिक्षा का तो संपूर्ण ढांचा चरमरा गया है। कई बार तो मुझे लगता है मैं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का व्यक्ति रहा हूं, इसलिए मुझे ध्यान है कि आप केवल मंत्री हैं,
जरा शिक्षा में, उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है, अरे गहराई में जाना तो शुरू करो। केवल मंत्री भी अपन बातें घूम करके और अपना औपचारिक काम कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं केवल आज उच्च शिक्षा में न शिक्षक हैं, न शैक्षणिक स्टाफ है, न संसाधन है, न ही विजन है। प्रदेश में कुल 490 महाविद्यालय हैं राजकीय, सामान्य के 445, बीएड के 16, कृषि के 29। इनमें स्वीकृत पद हैं 9060, कार्यरत कितने हैं 4617, यानी 50% से भी ज़्यादा खाली हैं। और टीचर नहीं होगा तो कॉलेज में कैसे पढ़ाई होगी, कौन बच्चा आएगा। इनकी नियुक्तियों की बात कर रहा हूँ, 4 वर्ष के अंदर यूँ तो कहेगो कि आप कहो तो 583 हमने सहायक आचार्य नियुक्त किए, लेकिन यह अभ्यर्थना भी भाजपा के सरकार के समय की है। इस सरकार ने एक भी पद अभ्यर्थना में नहीं भेजी। यदि मैं गलत हूं तो आप अपने उत्तर में जरूर बता देना, मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। और आज स्थायी प्रिंसिपल ही हमेशा कॉलेज को चलाता है। पूरे 490 में से स्थायी प्रिंसिपल केवल 36 में, लाइब्रेरियन केवल 490 में से 22 में, शारीरिक शिक्षक 490 में से केवल 26 में, अकाउंटेंट 80% नहीं, लैब असिस्टेंट 70% नहीं, नॉन टीचिंग 60% अधिक खाली। तो क्या चाहिए भाई, आगे प्रिंसिपल में तो कोई पैसा नहीं चाहिए ना, प्रिंसिपल क्यों नहीं करते हो। इसी सदन के अंदर मैंने प्रश्न लगाया था, अध्यक्ष महोदय ने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम अगले सत्र के पहले इसकी नियुक्ति कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। सदन की अवमानना है। और मैं इसमें कह सकता हूं कि आज राजीव सारा क्यों है, इसके मैं गहराई में गया। ये केवल राजीव स्टडी सर्कल के लोगों को प्राचार्य बनाने की जो मंशा है, उन्होंने रातों रात वरिष्ठता सूची में हेरफेर हुआ, न्यायालय में मुद्दा चला गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अरे वरिष्ठता सूची के साथ क्यों हेरफेर करते हो, जो है वास्तविक उसके साथ जो है वो बनेगा। इसमें न कोई राजीव स्टडी सर्कल का होगा, न किसी और का होगा, न कोई रुकटा का होगा, वह तो शिक्षक होगा भाई। शिक्षक शिक्षक होता है, उसके साथ न्याय करो। और यह तो स्थिति आपके सामान्य महाविद्यालयों की। कृषि महाविद्यालय की चर्चा करूं, कृषि महाविद्यालय पिछले बजट में 29 खुले, इस बजट में 7 और घोषणा की, पुराने 4 कुल 40। और अध्यापक कितने, कृषि के अध्यापक कुल 20 हैं, अर्थात 2 महाविद्यालयों में केवल 1 शिक्षक। कैसे कृषि चढ़ाओगे, कैसे मेरा बच्चा जो है कृषि के बारे में जानेगा, कहाँ उसको नौकरी मिलेगी, आखिर कैसे उसके साथ क्यों अन्याय करे हो, कुछ तो करो, इतना तो विश्वास करो। इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ है कि 20 वर्षों तक उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ता रहा और इस वर्ष नामांकन में कमी आई है। इतने विद्यालय महाविद्यालय खुल गए, नामांकन तो बढ़ना चाहिए था, आखिर कम क्यों हुआ, इसकी भी आज चर्चा करो। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र के पेज 10 के बिंदु 7 में विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षा निर्धारण व शिक्षक नियुक्ति की घोषणा की। लेकिन शिक्षक अनुपात क्या है, वर्तमान में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 115:1 है, यानी एक टीचर के पास 115 विद्यार्थी हैं। होना कितना चाहिए, नियम कहता है कि आपके आर्ट्स का है तो 30 विद्यार्थियों पे 1, और यदि साइंस फैकल्टी है तो 25 पे 1। आप 115 पे क्या शिक्षा दोगे, कैसे शिक्षण व्यवस्था चलेगी, जरा आगे करिए। आप युवाओं की बहुत बात करते हैं, आप जरा अपना बजट देख लीजिए, युवाओं में केवल बातें करते हो। युवा विकास केंद्र अघोषित रूप से बंद है। आपने केवल 3 वर्ष में मात्र 1000 रुपए का प्रावधान रखा है। मैं विश्वविद्यालय की चर्चा करूं, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, आज के राज्य वित्त पोषित तो है, सहायता कितने की, सहायता नहीं, केवल खाता खुला रखने हेतु 1000/2000 रुपए केवल आपने बजट में दर्शा दिए। उससे क्या होगा, इससे भी अधिक आपने खुला मजाक किया है कि महिला योग्यता छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, शोध, ललित कला, पूर्व सैनिक आश्रितों के बच्चों की छात्रवृत्ति, ये 5-5, 6-6 छात्रवृत्तियां हैं। बजट कितना रखा, इन सबको मिला करके केवल 1 लाख रुपए। क्यों मजाक कर रहे हो इन बच्चों के साथ, क्या दोगे आप, कुछ दे नहीं पाओगे। इस प्रकार की स्थिति बनी। माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक कुशलता की यदि मैं बात 4 मिनट में समाप्त करें प्लीज। मैं 5-7 मिनट करता हूँ, 4 मिनट। मैं आपके समय के 2-3 मिनट आपसे अधिक नहीं लूंगा। आप मेरे पे हमेशा विषय रहे हो, मैं विषय के अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा हूँ। आयुक्तालय में प्राचार्य समकक्ष पद हैं, लेकिन वहां पे प्राचार्य इतने उपलब्ध होने के बाद भी नहीं रखे। 10-12 वर्ष से जूनियर शिक्षकों को संयुक्त निदेशक पद पर रखा, केवल तुष्टीकरण, अपने चेहते राजीव स्टडी सर्कल के लोग लगाना, इस प्रकार की जो व्यवस्था की है वह बड़ी प्रभावशाली नहीं रहेगी। शिक्षा के साथ मजाक हो रहा है। नवीन राजकीय महाविद्यालय आपने खोले, उनका संचालन कौन करेगा, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी।
यह कदम आपको शिक्षा में रसातल की ओर ले जाने वाला है। कोई कर्मचारी शिक्षक उसमें स्थायी नहीं है, इवन यहाँ तक प्राचार्य भी स्थायी नहीं है। खोले जाओ कॉलेज, आप तालियां बजाते जाओ, डेस्क बजाते जाओ, हमारे कॉलेज खुलिया। अरे उसमें राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी में आपके गवर्निंग बॉडी में 10 है, उसमें शिक्षक एक है, शिक्षाविद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 7 में से एक है, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या शिक्षा चलाएंगे? और तो और मैं यदि बात करूं, आपने एडेड महाविद्यालय के 700 से अधिक स्टाफ को सरकार में लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये योजना चली, असफल गई। अब 200 कॉलोनी योजना सोसाइटी के अधीन क्या करेंगे? और इनकी भी हालत जो बता रहा हूं, स्वीकृत शैक्षिक 1148 पद हैं, कार्यरत शून्य। अशैक्षणिक पद 2324, कार्यरत शून्य। इससे विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की स्थिति माननीय सभापति महोदय दयनीय है। ये विश्वविद्यालय केवल अब डिग्री बांटने वाले हो गए। इनका मैंने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा, उस प्रतिवेदन में न शोध है, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का है, न राष्ट्रीय स्तर का कोई जिक्र है। और हद तो हद हो गई कि राजस्थान विश्वविद्यालय की भावी योजना में पता है क्या लिखा? इंदिरा रसोई योजना चलाने का उल्लेख। यह विश्वविद्यालय का काम है, विश्वविद्यालय का काम को शोध कराना है, उसका कहीं उल्लेख नहीं। एमडीएस यूनिवर्सिटी का प्रतिवेदन पढ़ें, उसे 21-22 का ही 22-23 में कॉपी पेस्ट किया है। उसके रिपोर्ट में पृष्ठ 14 में संबंध महाविद्यालय 315, पृष्ठ 65 में 275। क्या ठीक है? जरा पढ़ करके तो उसे अप्रूव करो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। और केवल सदन में बजट ही पुराना नहीं पढ़ा गया, उच्च शिक्षा विभाग की अपनी रिपोर्ट पूरी कॉपी पेस्ट करते हैं। उच्च शिक्षा का प्रतिवेदन 20-21 का देख लें, 21-22 का देख लें, 22-23 का देख लें, और उसके अंदर आलोच्य वर्ष की विशेष पहल उपलब्धियां जो चैप्टर देख लें, पूरा एक समान, कहीं कोई एक अक्षर की भी उसमें कोई अंतर नहीं। और वर्ष की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां चैप्टर पूरा कॉपी पेस्ट 2021 में उसमें लिखा है। पुस्तकालय का कंप्यूटरीकरण 40 राज्य के विद्यालय 27 में किया, शेष 23, यही का यही 21-22 में, यही का यही 22-23 में। अर्थात आपने एक भी कुछ आगे कदम ही नहीं बढ़ाया। यानी क्या करो उच्च शिक्षा में? वाईफाई, इंटरनेट, वही के वही रिपोर्ट है। इस प्रकार की स्थिति बनी। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी, आप देख रहे हैं मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। आखिर विश्वविद्यालय की इनकी स्थिति तो सदन के सामने आ जाए। 4 विश्वविद्यालय, सीकर, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, इनमें एक भी शैक्षणिक पद की नियुक्ति नहीं हुई है। 30 के 30 पद खाली। कैसे चलेंगे विश्वविद्यालय? अरे क्यों खोल रहे हो? खोलना है तो फिर आप पद भी तो दो, लेकिन पद नहीं देंगे। और शेष विश्वविद्यालयों में क्या हाल है? मैं केवल ज़्यादा लंबा न करके केवल 3-4 यूनिवर्सिटी के बताऊंगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी मेरी अजमेर की, उसमें 48 में से 34 पद खाली हैं। 14 पदों से क्या विश्वविद्यालय चलेगा? इसी तरह कोटा में 78 में से 56 खाली हैं, बीकानेर में 77 से 60 खाली हैं। ये स्थिति है। और स्किल यूनिवर्सिटी जिसकी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, क्या लिखा? 2 वर्ष से न तो कुलपति है, न कोई स्थायी स्टाफ है। और यह हालत हो गई कि जो छात्र थे 2532 की जगह केवल 816 रह गए। और संबंध महाविद्यालय 97 में से केवल 43 रह गए। ये हाल है स्किल के। क्या हम बच्चों को स्किल नहीं बनाना चाहते? यानी यूनिवर्सिटी तो खोल दी, अरे उसको भी तो आगे व्यवस्था संभालो। लेकिन आज कोई चिंता नहीं मान। उच्च शिक्षा मंत्री, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको जरा राजनीति से ऊपर उठ करके इन कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करो। आपने जोधपुर फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, आज तक एक्ट अनुमोदित नहीं, एआईसीटी और यूजीसी से कोई मान्यता नहीं, आपने शिलान्यास कर दिया। और निजी विश्वविद्यालय में किस तरह से खुल करके भ्रष्टाचार चल रहा है, और उस खोलने में फर्जीवाड़ा क्या चल रहा है आपके सदन के सामने ही है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी, सौरभ यूनिवर्सिटी, ड्यूज यूनिवर्सिटी, व्यास यूनिवर्सिटी, अफसर केवल आंखें मूंद करके सत्यापन करते हैं। भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है, जरा आप देखिए। और फिर आपने सोसाइटी से किया, अभी तक 165 कॉलेजों की कोई सोसाइटी नहीं बनी। और इनमें भी पाठ्यक्रम क्या शुरू कर, केवल बीए, लैब इंस्ट्रक्चर नहीं। तो क्या ये बीए के उनको कोई नौकरी मिलेगी क्या? ये तो बताओ। आज रोजगार की जरूरत है, उसके लिए बीए पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ और भी करो। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी बेरोजगारों के साथ मजाक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, थैंक यू। एक दो मिनट, आपने चयनित वेतनमान एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नतियां आज भी 1-2-18 के बाद 5 वर्ष हो गए, उनके प्रमोशन लंबित है। नई शिक्षा नीति में क्रियान्वित के राजनीतिक जिद के कारण हम शिक्षा गर्त में जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर केवल 2-4 कमरों में 1-2 शिक्षकों के साथ जो आप महाविद्यालय खोल रहे हो, न लैब है, न कोई आधारभूत संरचना। इस तरह महाविद्यालय चलने का कोई लाभ नहीं होगा। गुणवत्ता की यदि 1 मिनट में चर्चा करूं तो 490 में से केवल 70 को नहीं ग्रेड है, उसे 4 कॉलेज को 1 ग्रेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले 300 में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी में केवल 1 सुखड़ा यूनिवर्सिटी है। ये इसलिए है कि हमने केवल अपने चमचों को, हमने केवल रेवड़ियां बांटी हैं, काम करने वालों को 600-700 किलोमीटर दूर फेंका है। पेपर लीक के आयुक्त कार्यालय में जो 3 टीचर्स थे
डॉक्टर बन्ने सिंह, सुभाष यादव, BS बैरवा, दिखावे के लिए उनको निलंबित किया, हेडक्वार्टर वहीं रखा, आज वापस उनको आयुक्तालय में ले आए, क्या सजा हुई? कारण वो राजीव स्टडी सर्कल के हैं। जुगाड़ के सहारे ये उच्च शिक्षा चल रही है, कहीं हॉस्टल में तो कहीं स्कूल में। आपने एक जवाब दिया हम तो हॉस्टल में खोल देंगे, धरातल की नींव खोखली है, न भवन है जिसका खामियाना आज 1,70,000 विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। आज 8 विश्वविद्यालयों में VC नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के VC को नियुक्ति को रद्द कर दिया। माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे सबके मुख्यमंत्री आदरणीय, लेकिन वे क्या जोधपुर के मुख्यमंत्री हैं क्या? जोधपुर में लिस्ट पढ़ो, जो यूनिवर्सिटी खोलो जोधपुर में खोलो। जोधपुर में जयनारायण व्यास से लेकर के नेशनल यार्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण तो हैं। और इस बजट में भी पिछले बजट इन्फेक्टेड यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग, सब जोधपुर में। अरे आप मुख्यमंत्री भाई हमारे भी हो, कुछ हमारी भी चिंता करो। सभापति जी, आपके माध्यम से बात करूंगा। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सेकंड का भूलिएगा, मैं एक सेकंड का पूरा लास्ट में कंक्लूड करूं। इस तरह मेरा आपसे एक ही है कि निजी विश्वविद्यालयों और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप जरा कसिए, और इसीलिए आप 23-24 में सब जो है, इसलिए जुगाड़ के सहारे उच्च शिक्षा को मत चलाइए। हॉस्टल तो कहीं स्कूल, धरातल की नींव खोखली हो रही है, न भवन है, इसका खामियाना भुगतना पड़ा है। सीकर में तो पाटन कॉलेज में 615 में से केवल 3 अध्यापक हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि हम कम से कम बच्चों के साथ तो न्याय करें। मेरे बच्चे कैसे बन करके तैयार होंगे, वो आके जीवन में आके आजीविका कैसे कमाएंगे, से नागरिक कैसे बनेंगे, इसके लिए दोनों मंत्री महोदय यदि चिंता करेंगे तो आप और मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं आपको सहयोग की आवश्यकता हो, अनुभव के आधार पर टीचर होने के नाते, एक पूर्व मंत्री होने के नाते नहीं, मैं आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर हूं। इतना विश्वास दिलाते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।